हेलो स्टूडेंट, हम डी जनरेशन इन सिंप्लेक्स मेथड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंप्लेक्स मेथड किया था और उसके अंदर अगर आपका केस टाई का हो जाता है, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी सिंप्लेक्स मेथड की, तो उस सिंप्लेक्स मेथड की टेबल में मैंने आपको लास्ट का पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप जो एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालते हो वहां पे मिनिमम फाइंड आउट न कर पाओ, दो सेम वैल्यू मिनिमम आपके पास आ जाए तो किस वैल्यू को आप सिलेक्ट करोगे, वो केस आपका टाई का केस हो जाता है। उस टाई के केस में आप किस एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे उसको बोलते हैं डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स मेथड। डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स मेथड करेंगे, ध्यान देना सभी बच्चे। डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स मेथड, डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स मेथड। क्वेश्चन करते हैं जैसे सिंप्लेक्स मेथड का ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है मैक्सिमम ऑफ जेड 5x1 प्लस के 3x2 और ये सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट दे रखा है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आओगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं? पहली चीज तो क्या होगी आपकी कि जितने भी कांस्टेंट होंगे ना राइट हैंड साइड में, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर नहीं है तो पॉजिटिव बना लो, माइनस से मल्टीप्लाई करवा के। देखना जैसे आपका ये 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सारे के सारे कांस्टेंट आपके पॉजिटिव गिवन है, तो इसमें हमें किसी से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव गिवन है। सेकंड थिंग क्या होती है कि आप जो आपकी इनइक्वलिटी है ना, इस इनइक्वलिटी को हमने इक्वलिटी के अंदर चेंज करना होता है बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स को ऐड करके इस इनइक्वलिटी को खत्म करना है। कैसे करेंगे? जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, क्या है? x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 2 गिवन है। अगर हम इस टर्म के अंदर कुछ क्वांटिटी ऐड करवा दें तो इसके बराबर हो जाएगा क्या? हम यहां पे कोई ऐसा छोटा सा नंबर ऐड करवाएंगे जो कि इस कंप्लीट टर्म को इसके इक्वल टू ले आई, इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी। उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, जो हम यहां पे ऐड करते हैं। अगर हमने यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, मान लिया केस ये होता आपका x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सपोज करो ये होता, तो इसके अंदर हम ये करते कि ये टर्म आपकी 5 से बड़ी है और अगर ये 5 से बड़ी है तो इसके अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। मतलब x1 प्लस के x2 माइनस s2 इज इक्वल टू 5। ये s2 कोई भी एक इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल है, जो टर्म इधर से सब्ट्रैक्ट करवा के इसके इक्वल टू आती है ना, उसको बोलते हैं हम सरप्लस वेरिएबल। और इसके अंदर अगर हमने कुछ ऐड करना पड़े ना, मान लिया हमने s1 ऐड कर दिया है और ये s1 ऐड करने के बाद ये आपकी 2 के बराबर आ गई, तो जो ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो होता है आपका सिलेक्ट वेरिएबल। तो क्या करें? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे तो यहां पे इनइक्वलिटी को हमने खत्म करना पड़ेगा। इसके अंदर मैंने सिलेक्ट वेरिएबल s1 ऐड करवा दिया। दूसरी इक्वेशन जो है ये इक्वेशन है, इसके अंदर भी ये वाली टर्म आपकी लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐड करवाएंगे ताकि ये 10 के इक्वल हो जाए। s2 ऐड करवा दो, s2 सिलेक्ट वेरिएबल, तो ये आएगा आपका 5x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 10। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? 3x1 प्लस 8x2 और प्लस s3 इज इक्वल टू 12। ये तीनों की तीनों आपकी इक्वेशन मैंने लिख दी है सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट। जो आपकी इक्वेशंस थी ये मैंने लिख दी है यूजिंग सिलेक्ट वेरिएबल। अब क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आपने जो सेलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं ना, वो इसके अंदर ऐड करवाने पड़ेंगे, इसके अंदर लेके आने हैं।
ताकि नंबर ऑफ वेरिएबल जितने इन इक्वेशंस के अंदर है उतने ही आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हो। तो क्या लिखें इसको लिखते हैं हम मैक्सिमम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 प्लस, देखना अब इसके अंदर अगर कुछ ऐड करवाएंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं उस वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा लेते हैं ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब इसमें 3 S1 S2 S3 सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएं तो तीनों इसमें ऐड करवाने पड़ेंगे। 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3, ये तो आपका आ गया। हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। आपको अगर ये मिनिमम दे रखा तो मैक्सिमम के अंदर कन्वर्ट करना होता है। लास्ट लेक्चर में भी जो लास्ट वीडियो थी सिंपलेक्स मेथड की उसके अंदर भी आपको बताया था कि अगर ये आपको मिनिमम दे रखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा के इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैक्सिमम दे रखा तो एज इट इज लिख दिया, और ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, गिवन है। इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया है सेलेक्ट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा के। अब आगे सिंपलेक्स टेबल बनेगी कैसे, देखना। इसके लिए आप लिखो पहले CB। CB का मतलब होता है, यहां से लिख लो CB कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। यहां पे जो है B मतलब बेसिक वेरिएबल। कौन से होते हैं ये बेसिक वेरिएबल? बेसिक वेरिएबल आएंगे आपके जो आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं यहां पे वो आते हैं। तो कौन कौन से इंट्रोड्यूस करवाए हैं? S1 S2 S3। तो ये आ गए आपके बेसिक वेरिएबल्स के अंदर S1 S2 और ये S3 आपने ये लिख लिए। और ये कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल जो आपके आएंगे ना, ये आएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। जो S1 S2 S3 के कोफिशिएंट हैं वो आपके कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स के अंदर आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर S1 का कोफिशिएंट 0 है तो ये आएगा आपका 0। इसके अंदर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S2 का कोफिशिएंट 0 है तो ये भी 0, S3 का कोफिशिएंट भी 0 है, ये मैंने लिख दिए। अब इसके अंदर आप लिखोगे XB का मतलब है कि जो भी आपके कांस्टेंट है ना, सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर जो ये नंबर है ये आपके लिखे जाते हैं XB के अंदर। क्या क्या है ये? 2 10 12, यहां पे लिख दिया हमने 2 और ये 10 और ये 12, ऐसा हमने लिख दिया है। फिर जो आपके वेरिएबल्स हैं x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, s3 है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने भी हैं सभी वेरिएबल्स को यहां पे शो करेंगे। आपके पास कौन कौन से वेरिएबल है? x1 x2 s1 s2 s3 ये है, तो मैंने लिख दिया है x1 x2 x3 ये लिख दिया। और सॉरी x3 नहीं है, यहां पे आएगा आपका s1 s2 और s3 ये आपके आ गए। अब जो आपके सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट है इन इक्वेशंस के अंदर इनके कोफिशिएंट और लिख देते हैं। इसके अंदर क्या क्या कोफिशिएंट आएंगे? x1 का इसके अंदर 1 है, x2 का 1 है, s1 का 1 है, s2 s3 नहीं है तो 0 0 कोफिशिएंट है। तो x1 का 1, x2 का 1 और s1 का 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 1 और ये 1, ये दोनों नहीं है तो 0 आ गई, ऐसा आ गया। अब आपकी सेकंड इक्वेशन, इसमें x1 का कोफिशिएंट 5 है, x2 का 2 है, यहां पे लिख दिया मैंने 5 और ये 2। s1 नहीं है तो आप ऐसे भी इनको लिख सकते हो कि जैसे ये गिवन है ना, यहां पे आप यूं लिख सकते हो कि 0 इंटू s1 और प्लस 0 इंटू s3 इज इक्वल टू 10, ऐसा भी आप लिख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि s1 का कोफिशिएंट भी 0 और s3 का भी 0 है। तीनों में ऐसा लिख सकते हो, पर मैं एज इट इज लेके इसको चल रहा हूं, ये चीजें अंडरस्टूड है। जो नहीं है इसका मतलब वो 0 है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है इज इक्वल टू 10।
अब ये x2 का कोफिशिएंट 2 आ गया, s1 का कोफिशिएंट s1 नहीं है तो 0, s2 का कोफिशिएंट 1 है और s3 नहीं है तो 0। तो इसका मतलब है ये 0 आ गया, s2 का कोफिशिएंट 1 आ गया और ये 0 आ गया। आगे क्या है, थर्ड इक्वेशन में 3 8 s1 नहीं है, s2 भी नहीं है तो 0 0 और s3 का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। मतलब 3 8 0 0 1 लिख दिया यहाँ पे, 3 8 0 0 1 ये मैंने लिख दिया है। इसके आगे आपने क्या लिखना है, यहां इसके बाद आप जो ये एक्स बी है ना, एक्स बी के ऊपर यहां पे आप सी जे लिखना, यहां पे आएगा सी जे। क्या होता है आपका सी जे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर है आपके x1 x2 x3, ये x1 x2 s1 s2 s3 जो इनके कोफिशिएंट होते हैं सारे लिखे जाते हैं यहां पे। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट 5 है, मैंने 5 लिख दिया यहां पे, x2 का कोफिशिएंट 3 है, यहां पे 3 लिख दिया, s1 का कोफिशिएंट 0 है, यहां पे लिख दिया 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो कोफिशिएंट है ऊपर सीजे के साथ आ जाएंगे। चलो इसको एक बार जो है थोड़ा सा लाइनिंग में लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ये आ गया आपका, ये टेबल आपकी बन गई है। इसके बाद आपके पास आता है जेड जे, सी जे आ गया, अब आएगा आपके पास जेड जे। जेड जे आप जो एक्स बी है ना उसी कॉलम में आपने लिखना है यहां पे सी जे और ये जेड जे। जेड जे का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम ये कंप्लीट टेबल तो मैंने आपको बनानी सिखाई दी थी, जो सिंपलेक्स मेथड किया था हमने। अब जो सी जे ये जेड जे होता है, जेड जे क्या होता है आपके, ये होता है जो भी आपके पास सी बी है, सी बी की कोरस्पोंडिंग एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई और उनका एडिशन। मतलब है अगर यहाँ पे लिख रहे हैं हम इस कॉलम में यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग तो कॉलम ये है, मतलब है सी बी की 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तीनों को ऐड करवा के यहाँ पे लिख देना है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, सी बी इंटू एक्स आई, मतलब सी बी की मल्टीप्लाई एक्स आई के साथ और जो भी आएगा उसका समेशन। ये मतलब है आपका जो भी जेड जे की वैल्यू आएगी वो लिखी जाएंगी। लिखता हूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 0 और तीनों को ऐड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ये 0 आ गया। अब यहां पे जो एलिमेंट लिखना है इसके कोरस्पोंडिंग आपका कॉलम तो x2 का है ना, x2 के कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की CB के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करके ऐड करवा दो। तो इसका मतलब है 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ये 0 आ गया। इसी तरीके से आपके ये भी 0 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई तो CB के साथ होगी ना आपकी, और ये सारे 0 है ही। 0 की मल्टीप्लाई जैसे इसके अंदर है 0 के 1 के साथ 0, 0 की 0 के साथ 0, 0 की 0 के साथ 0, सम आ गया 0। इसी तरीके से ये भी 0 और ये भी 0, ये सारे के सारे आपके 0 आ गए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आता आपका CJ माइनस ZJ। क्या आता है? CJ माइनस के ZJ। क्या होता है आपका CJ माइनस ZJ? जो आपका ये CJ है ना, जो आपका ये CJ है, CJ के अंदर से ये ZJ की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होती है। मतलब है आपका 5 के अंदर से 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आ गया। 3 के अंदर से 0 सब्ट्रैक्ट की, 3 आ गया। 0 के अंदर से 0, ये 0 0 आ गए। अब आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कब होता है? जब आपके CJ माइनस के ZJ सारे के सारे नेगेटिव आ जाए ना, या 0 आ जाए, तब आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। पर ये तो आपके CJ माइनस ZJ, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये आपके नेगेटिव होते तो ये ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता। जो आपका ये आया है
ये आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाते। पर यहां पर आपके ये दोनों के दोनों पॉजिटिव गिवन है तो नेगेटिव बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने हैं? आप यहां पे एक्स बी अपॉन एक्स आई लिखो। एक्स बी अपॉन एक्स आई लास्ट लेक्चर में जो हमने सिंपलेक्स मेथड किया थे ये। अब ये एक्स बी अपॉन एक्स आई का मतलब क्या है कि जो आपका कॉलम आएगा ना, की कॉलम कौन सा आता है आपका, जो ये सी जे माइनस जेड जे के अंदर से पॉजिटिव के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है ना, उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम आपका की कॉलम होता है। जैसे अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा आपके पास 5 है, तो ये आपके पास की कॉलम आ जाएगा। की कॉलम इसके कोरस्पोंडिंग आपका ये की कॉलम हो गया। अब क्या करना है, ये जो एक्स बी अपॉन एक्स आई मैंने लिखा ना, इसका मतलब एक्स बी तो आपके पास ये है, इसको डिवाइड करवा दो कोरस्पोंडिंग कॉलम के एलिमेंट के साथ। अब कॉलम तो आपके पास ये है, इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये है, मतलब 2/1, मतलब 2 यहां पे लिख दिया मैंने 2/1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट में 10/5, 10/5 भी आपका 2 आ गया। यहां पे लिखा 12/3, 12/3 आपका 4 होता है, तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया। अब देखना इसके अंदर क्या करते हैं हम, यहां पे जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आपकी आती है ना, उस स्मॉलेस्ट टर्म के कोरस्पोंडिंग जो आपकी रो आती है वो आपकी की रो होती है। पर यहां पे स्मॉलेस्ट तो है ही नहीं, 2 स्मॉलेस्ट दे रखे हैं, एक तो यूनिक तो नहीं है, एक ये भी आपका स्मॉलेस्ट है, ये भी आपका स्मॉलेस्ट है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट तो यहां से कोई की रो फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं केस ऑफ टाई। ये केस ऑफ टाई होता है। यहां पे जरूरत पड़ती है हमें डीजेनरेसी इन सिंप्लेक्स मेथड। तो अब क्या करें, इसको निकालने का आपके पास फार्मूला होता है, मतलब इसको निकालने का फार्मूला आपका होता है, मतलब फर्स्ट कॉलम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, या आप कह सकते हो इसका निकालने का फार्मूला होता है फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स बाय कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ की रो, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ की रो का जो आपके पास कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आएगा ना, आप उससे डिवाइड करवा दो। अब बात क्या आती है, बात यह है कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स है अपॉन दिस क्या आता है, यहां से सुनना, मैं उस वाले पोर्शन को एक बार साफ कर रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन आगे करते हैं वहां पे। देखना फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपके पास है जो, देखो टाई का केस आपका इन दोनों रो के अंदर आया है, यहां से यूनिट मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, इसके कोरस्पोंडिंग आपका वेरिएबल S1 आता है, इसके कोरस्पोंडिंग आपका जो वेरिएबल है वो S2 आता है। तो इसका मतलब S1 और S2 के कोरस्पोंडिंग जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बनती है, S1 ये है, S2 ये है, इसके कोरस्पोंडिंग यूनिट मैट्रिक्स आपकी ये बन गई। इस मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को आपने डिवाइड करवाना है। क्या कहा मैंने,
मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी एक तो ये और ये दो रो आपस में, ये जो दोनों एलिमेंट हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट तो कोई यूनिक नहीं है। तो इस केस में जिनके ऊपर भी आपका केस टाई होता है उनके कोरस्पोंडिंग वेरिएबल देख लो। उनके कोरस्पोंडिंग वेरिएबल आपका एक S1 आ गया, एक S2। S1 और S2 के कोरस्पोंडिंग जो आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स बनती है उसको आप लिख लो। आपने लिख लिया कि एक तो 1 है, 0 और 0 1, ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बन गई। अब मैंने ये बताया है फर्स्ट कॉलम ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स बाय कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ ए की रो तो आपके पास ये है ना, इस रो के कोरस्पोंडिंग जो आपके पास एलिमेंट आते हैं, पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट जो इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट तो 1 है इस रो के अंदर की रो में, और सेकंड के कोरस्पोंडिंग 5 है। इसका मतलब है 1 को डिवाइड करेंगे 1 से और 0 को डिवाइड करेंगे 5 से। 1 को डिवाइड किया मैंने 1 से और 0 को डिवाइड किया 5 से, ये आ गया। सेकंड में 0 को डिवाइड किया 1 से, क्योंकि अब देखो ये भी है आपके पास, 0 को डिवाइड किया 1 से और 1 को डिवाइड किया 5 से, 0 को 1 से और 1 को 5 से। आपके पास जो ये की रो आ गई, ये कितनी आपके पास है 1/1, यहां पे आ गया 1, 0/5 0, ये 0 आ गया। अब 0/1 है आपका 0 हो जाएगा और ये 1/5 आ जाएगा। इनके अंदर जो आपकी फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम के अंदर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, वो उसके कोरस्पोंडिंग जो आपकी रो आएगी वो आपकी की रो होगी। अब बात ये आती है कि अगर उसी के कोरस्पोंडिंग आ जाती तो ये सेकंड कॉलम लिखने की जरूरत हमें क्यों थी? ये इसलिए जरूरत हमें पड़ी, क्या पता यहाँ पे पहले रो के अंदर ये दोनों के पहले कॉलम में ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपके 0 आ जाते, तो इस केस में यहां पे भी केस टाई हो जाता। तो क्या करते, तो हम जो सेकंड रो है ना उसके अंदर देखते कि आपका क्या आया हुआ है। अब मान लिया कि ये दोनों के दोनों 0 हो जाते, तो इसके कोरस्पोंडिंग अब सेकंड कॉलम में आपका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना उसके कोरस्पोंडिंग रो आपकी की रो होती। तो ये फर्स्ट ये 0 है और ये 1/5, तो ये जिसके कोरस्पोंडिंग 0 है ना, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो आपकी की रो हो जाती। इसलिए यहां पे सेकंड कॉलम भी लिखना पड़ा। पर इस केस में तो आपको गिवन है कि ये 1 है, ये 0 नहीं है 1 है, तो इसका मतलब है ये जो आपकी फर्स्ट कॉलम है इसी के अंदर से हमें पता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड आया है। तो सेकंड एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो रो है आपकी की रो है, इसका मतलब है सेकंड के कोरस्पोंडिंग तो ये है और इसके कोरस्पोंडिंग ये आपके पास है की रो आ गई। समझ आया क्या आपको कि कैसे की रो को हम सेलेक्ट करते हैं? ये आपके पास की रो आ गई, ये आपके पास है की कॉलम आ गया था। अब बात क्या आती है, जहां पे भी की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो पॉइंट आपका की एलिमेंट होता है। तो यहां पे जो 5 है, 5 आपका की एलिमेंट है और की एलिमेंट को हमने 1 बनाना होता है। तो ये 1 कब बनेगा, जब इस कंप्लीट रो को आप 5 से डिवाइड करवा दो। अगर इस कंप्लीट रो को 5 से डिवाइड करवाओगे तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको भी 5 से डिवाइड करवाएंगे, इसको भी हर एलिमेंट को, रो के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड करवाएंगे। तो कौन सी रो है ये है आपकी सेकंड रो। अब इस केस में हम ये भी देखते हैं कि आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा आएगा और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा आएगा। आपका इनकमिंग वेरिएबल तो होता है उस कॉलम के कोरस्पोंडिंग जो वेरिएबल आता है वो आपका इनकमिंग वेरिएबल होता है। तो इसमें जो आपका की कॉलम है ये है और इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट तो आपका x1 है। तो इसका मतलब है जो इनकमिंग वेरिएबल है आपका x1 है। आउटगोइंग कौन सा है, जो आपकी की रो आई है ना, की रो के कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट आता है ये आपका आउटगोइंग है। मतलब x2 आउटगोइंग है और x1 इनकमिंग है। तो मैं लिखता हूं, अभी ये टेबल बनाता हूं, CB, यहां पे B बेसिक वेरिएबल, XB, X1, X2, S1, S2,
S3 ये लिख लिए हैं। अब इसके कोरस्पोंडिंग इस ये तो आउटगोइंग वेरिएबल है, आउटगोइंग वेरिएबल, तो इसको तो मैं हटा देता हूं, इसकी जगह मैं x1 लिख लेता हूं। और ध्यान रखना जब भी आप टेबल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस केस में सबसे पहले इसी रो को लिखना, जो इनकमिंग वेरिएबल्स जिसके अंदर आता है उसी रो को लिखना और उसी वेरिएबल को लिखना है। तो फर्स्ट रो एक बार आप लेफ्ट कर सकते हो, आप पहले सेकंड रो को लिखो, मतलब S2 की जगह आप x1 लिखो, आपने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट की जगह हमने छोड़ दी है और सेकंड की जगह हमने x1 लिख लिया है, ये आपका x1 आ गया। x1 के कोरस्पोंडिंग जो आपका जो है वेरिएबल आता है, x1 का जो वेरिएबल है वो कितना आएगा 5, तो इसकी जगह हम जो S2 का जो आपका कोफिशिएंट आता था वो तो 0 था, पर यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 5 है, तो इस 0 की जगह अब की बार हम ये 5 लिखेंगे, यहां पे लिख दिया मैंने 5, ये 5 आ गया। अब क्या करना है, कंप्लीट रो को 5 से डिवाइड करना ताकि ये जो की एलिमेंट आपका है 1 हो जाए। 5 से डिवाइड करवाओगे तो 5 2 जा 10, 2 लिख दिया यहां पे, इसको डिवाइड करवाओगे तो यहां पे 1 आ गया, इसको डिवाइड करवाओगे तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ गया। S1 के कोरस्पोंडिंग ये 0 है, 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1 को 5 से डिवाइड करवाओगे 1/5 आएगा, और 0 को 5 से डिवाइड करवाओगे तो 0/5 0 ही आ गया। ये आपके पास एलिमेंट आ गई। अब बात आती है कि फर्स्ट रो के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट आएंगे जो आपके पास है, आपने इसकी एलिमेंट को 1 बनाया ना, इसके कोरस्पोंडिंग कॉलम के अंदर जो नीचे एलिमेंट है इसी कॉलम में उसको भी 0 बनाना है, इसके ऊपर जो है उसको भी 0 बनाना है, मतलब उस कॉलम के हर एलिमेंट को 0 बनाना है उसको छोड़ के। वो तो 1 बन गया, बाकी हर एलिमेंट को ऑपरेशन ऑपरेट करना जैसे आप मैट्रिक्स के अंदर करते हो। तो ये 0 कैसे बनेगा और ये 0 कैसे बनेगा, ध्यान देना। ये 0 आप कैसे बनाओगे, ये 0 आप बना सकते हो, ये आपकी फर्स्ट रो है ना, इस फर्स्ट रो के अंदर आप ऑपरेशन ऑपरेट करो कि इस एलिमेंट को, इस रो को 5 से डिवाइड करवा के और इसके अंदर से घटा दो, क्योंकि अगर इसको 5 से डिवाइड करवाओगे तो ये 1 आ गया और 1 को 1 में से घटाओगे 0 आ जाएगा, ये मतलब ये 0 आ जाएगा, बाकी एलिमेंट कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका केवल ये एलिमेंट 0। देखना मैंने ऑपरेशन ऑपरेट किया R1 के ऊपर, क्या ऑपरेशन ऑपरेट किया कि R1 के अंदर से इसको 5 से डिवाइड करके सेकंड रो घटा दे, मतलब -1/5 R2, ये मैंने ऑपरेशन ऑपरेट किया है। अब देखना आप यहां पे तो 2 है, ये 2 है, मैं इसको 5 से डिवाइड करवाऊंगा, 5 से डिवाइड करवाया कितना आ गया 2 आ गया, और इस 2 को इस 2 में से घटाऊंगा 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे जो एलिमेंट लिखा जाएगा ना ये 0 लिखा जाएगा, ये 0 आ गया। अब इसको मैंने 5 से डिवाइड करवाया, इस एलिमेंट को, इसको 5 से डिवाइड करवा के इसमें से घटाना है, तो 5 से अगर डिवाइड मैं करवाता हूं 5/5 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, मतलब ये एलिमेंट भी आपका 0 आ गया। बात आती है इसको 5 से डिवाइड करवा के इसमें से घटा दो, मतलब 1 - 2/5, और 1 - 2/5 कितना आएगा आपके पास, 1 - 2/5, ये आपके पास आ गया 5 एलसीएम ले लो, और यहाँ पे 5 - 2 जो कि 3/5 आ गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3/5, ये आपके पास 3/5 आ गया। आगे 0, इसको 5 से डिवाइड करवा के 1 में से घटा दो, 5 से डिवाइड करवाओगे तो 0 ही आएगा, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही आंसर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 1 ही आएगा। इससे आगे 5 से डिवाइड करवाओ 1/5 आएगा, 0 के अंदर से 1/5 सब्ट्रैक्ट करवा दो, -1/5 बन गया, तो यहां पे लिखा हमने -1/5, ये आ गया। आगे आपका 0 से डिवाइड करवा के 0 में से ही घटाना है, तो 0 ही आंसर आ गया, तो ये आ गया आपका 0।
ये जो सेकंड रो है ना, एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं, स्पेस बहुत कम बचा है यहाँ पे। 5x12 यहाँ पे 5 है, ये x1 है और ये आपके पास 2 है। 1 2/5 यहाँ पे 1 है और ये 2/5 है। 0 1/5 और 0 0 1/5 और ये 0, ये लिख लिए हैं हमने। अब क्या करना है, इस रो के कोरस्पोंडिंग, इस कॉलम के कोरस्पोंडिंग इस एलिमेंट को तो हमने 0 बना लिया। अब हमने ये 0 बनाना है। ये 0 आप कैसे बना सकते हो, इसके अंदर है, इस रो के अंदर एक बार तो जो इसके वेरिएबल है ये तो सेम ही वेरिएबल आएंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे s1 है, तो यहाँ पे 0 s1 ही आएंगे क्योंकि इसमें तो चेंज हुआ ही नहीं। ये आ गए आपके पास। अब ये आपका कब 0 हो सकता है, अगर आप ऑपरेशन ऑपरेट करते हो R3 के ऊपर। R3 मतलब थर्ड रो पे, ये थर्ड रो है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, इस थर्ड रो के ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। क्या, इसको हमने 0 बनाना है। अगर इसके अंदर से हम किस में से, R3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करवा लो। अगर इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा केवल, और इस 3 में से उस 3 को घटाएंगे, 0 आ जाएगा। मतलब क्या ऑपरेशन, R3 के अंदर से 3/5 R2 घटा दो, 3/5 R2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ऑपरेशन ऑपरेट कर लो इसके अंदर। अब देखो, इसमें जो आपका कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल 0 है, ये S3 है, तो ये आ गया आपके पास 0 और ये आ गया आपके पास S3। ये तो लिख लिया। अब ये एलिमेंट लिखने हैं, इसमें आपके पास ये 12 है, 12 यहाँ पे लिखा मैंने, 12 के अंदर से 3/5 और R2 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट तो 10 है, तो ये 10, ये सोल्व कर लो। 5 2 जा 10, 12 माइनस के 3 2 जा 6 से, जो कि 6 आंसर आ गया। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे हम 6, ये लिख लिया। इसके आगे एलिमेंट कौन सा आएगा, इसके आगे एलिमेंट आएगा आपके पास जो है R3 का एलिमेंट। R3 का कौन सा, 3 माइनस 3/5 इंटू R2 का एलिमेंट, इसके कोरस्पोंडिंग R2 का एलिमेंट 5 है, तो ये आ गया आपके पास 5 से 5 कैंसिल, तो ये 3 माइनस के 3 0 आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0, ये 0 आ गया। इसके बाद आपके पास 8 माइनस 2 इंटू 3/5, मतलब इसी के अंदर वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं क्या आएगा आपके पास। क्या है ये आपके पास ऑपरेशन R3 का एलिमेंट कितना, 8, तो यहां पे लिखा मैंने 8 माइनस 3/5 और मल्टीप्लाई R2 का एलिमेंट क्या है, 2 है यहाँ पे, तो यहां पे लिख दिया 2, तो इसका मतलब 8 माइनस 3 2 जा 6/5, ये एलिमेंट मैंने लिख दिया है। और क्या आएगा ये, इसको सोल्व करोगे तो अगर 5 एलसीएम लिया, 8 5 जा 40, 40 माइनस के 6 से जो है 34.5 आपके पास ये आ गया 34.5। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, इसके अंदर से आपने इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 0 को अगर 3/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में से ही सब्ट्रैक्ट करना, तो 0 आंसर आ गया, तो ये आ गया आपके पास 0, यहां पे 0 आ गया। अब इसको 0 के अंदर से 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3/5 आ गया, तो 0 माइनस 3/5 माइनस 3/5 आंसर, तो यहां पे आ गया आपके पास माइनस के 3/5 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आप इसके अंदर से इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करवाओ, 0 की 3/5 से मल्टीप्लाई 0 ही आती है, इसका मतलब 1 माइनस 0 1 ही आएगा, तो हमने लिख दिया 1, ये आपके पास 1 आ गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई।
क्या थी रिक्वायरमेंट कि जो आपके पास कॉलम आया है ना की कॉलम, उस की कॉलम के अंदर जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट वाली कॉलम में हर एलिमेंट 0 होगा, की एलिमेंट को छोड़ के। की एलिमेंट 1 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर इसी कॉलम में कोई और एलिमेंट होता वो भी 0 होता। तो इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सी जे लिखते हैं, जेड जे लिखते हैं। देखना एक्स बी के यहां पे टॉप पे, यहां पे लिख दिया सी जे। सी जे क्या है 5 3 0 0 0, ये है आपके पास 5 3 0 0 0, ये है आपके पास। और यहां पे लिखेंगे, अब ये x3 आ गया, एक्स बी के डिवाइड में एक्स बी के डिवाइड में क्या लिखूं मैं, जेड जे। जेड जे, जेड जे आपका क्या आएगा, सी बी की एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई और उनका सम वो लिखना है। अब देखना सी बी आपके पास 0 है, 0 के 0 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस है 5 की 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, प्लस है 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, और प्लस 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, मतलब 0 प्लस के 5 प्लस के 0, आंसर 5 आ गया। तो यहां पे लिखेंगे हम 5, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपकी 0 की 3/5 के साथ मल्टीप्लाई 0, प्लस है 5 की 2/5 के साथ मल्टीप्लाई 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल 2 आ गया। तो यहां पे आ गया आपके पास 2, प्लस है 0 की 34/5 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही होती है, तो ये आ गया आपके पास 0। आंसर 2 प्लस के 0 2 आंसर आ गया इसका। आगे इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 0 की मल्टीप्लाई माइनस के 1/5 के साथ 0 आएगी, तो आपने लिख लिया 0, प्लस है 5 की मल्टीप्लाई 1/5 के साथ 1 आ गई, यहाँ पे लिख दिया 1, और प्लस है 0 की मल्टीप्लाई माइनस के 3/5 के साथ 0, तो ये 0, तो सबका सम आपका 1 आ गया, ये 1 लिख दिया। सॉरी कौन से का लिखा है, ये इसके डिवाइड में लिख दिया है, ये इसके डिवाइड में लिख दिया है। इसके डिवाइड में क्या आना था, इसके डिवाइड में 1 तो आपका यहाँ पे आएगा इसके कोरस्पोंडिंग, ये 0 की माइनस से 1/5 के साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, इतना आ गया। अब आपका 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 0 होता है, 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 0 की 0 के साथ 0, आंसर आपका 0 ही आ गया। ओके, अब आगे 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, तो टोटल सम भी 0 ही आ गया। ये आपके पास जेड जे आ गया, जेड जे तो आपके पास आ गया। अब आपने सी जे माइनस जेड जे निकालना है। देखना सी जे माइनस जेड जे क्या आएगा, सी जे माइनस जेड जे 5 में से 5 घटा दो, सी जे आपका 5 और जेड जे 5 है, मतलब 0 आ गया। आगे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दो, ये 1 आ गया। 0 को 0 से 0 में से 0 घटा दो, 0 ही आ गया। और 0 में से आप 1 घटा दो तो आपका -1 आ गया। 0 में 0 घटाओगे तो 0 आ गया। ये आ गया आपके पास सी जे माइनस के जेड जे। अब देखो कि आपके पास सॉल्यूशन आया कि नहीं। मैंने आपको ये बताया कि सॉल्यूशन जब आता है जब सी जे माइनस के जेड जे सारे के सारे या तो 0 हो या नेगेटिव हो, केवल तब ही आपका सॉल्यूशन आता है। पर यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आ गया 1, ये 0 है, ये 0 है, -1 है, 0 है, ये पॉजिटिव आ गया 1। तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर यहाँ पे 1 ही है। इसका मतलब है जो की कॉलम आएगा आपका 1 के कोरस्पोंडिंग आएगा। ये आपके पास की कॉलम आ गया। ओके जी, अब आप निकालोगे एक्स बी अपॉन एक्स आई। एक्स बी अपॉन एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालते हैं हमें जो है ये एक्स बी है, इसको डिवाइड करवा दो किसके साथ है, इसके साथ है, 3/5 के साथ डिवाइड करवाया, 0 अपॉन 3/5, 0 ही आएगा क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करवाओगे 0 ही आंसर आएगा। और 2 को 2/5 से डिवाइड करवा दो, 2 को डिवाइड किया किसके साथ है,
2/5 के साथ 2/2/5 ये आएगा आपका 2 × 5/2, इसे 2 से 2 कैंसिल, 5 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5। इसको मैंने इससे डिवाइड करवाया है। अब 6 को आप इससे डिवाइड करवा दो। 6 को किससे डिवाइड करवाओगे? 6 को 34/5 से डिवाइड करवाओगे। 6 को 34/5 क्या आंसर आएगा? 6/34 मल्टीप्लाई 5, 30/34 आ गया। 30/34 तो यहां पे लिख देता हूं मैं 34 ये आपके पास आ गया। अब इसके अंदर आपका स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो स्मॉलेस्ट आपने देखना है। देखो इन दोनों के अंदर आपका कौन सा एलिमेंट स्मॉलेस्ट नंबर आता है, ये आएगा आपके पास। ये देख लो किसी पे कट होता है क्या? टू पे कट हो जाएगा। ये जो है आपका 15/17 आ गया, इतना आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका की एलिमेंट निकालना है। की एलिमेंट कैसे आएगा? की कॉलम तो आपके पास आ गया। अब इनके अंदर से आप यूं देखो कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट अगर आप देखते हो इन तीनों के अंदर से तो 0 स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब है आपकी जो की रो आएगी ना, की रो आपकी ये आएगी। कौन सी आएगी? की रो। की रो आपकी जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट आपकी की रो आ जाएगी। ये आपकी की रो आ गई। अब इसके कोरस्पोंडिंग आपका की एलिमेंट कौन सा, जहां पे ये की कॉलम और की रो इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये एलिमेंट आपका की एलिमेंट आ गया। ठीक है जी। अब इस की एलिमेंट को हमने 1 बनाना है। की एलिमेंट को 1 बनाना है और इसके इस कॉलम के अंदर जो भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है इनको 0 बनाना है। ये काम करते हैं हम। देखना इस टाइप की जो उस साइड की टेबल उसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, इजी भी है। केवल 1-2 चीज का ही ध्यान रखना, एक बार टेबल को बनाना सीख लो, कितने भी सम कर लो, हर टाइप के सम आप सोल्व कर सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम आपका बन ही क्या सकता है, केस ऑफ ए डिजेनरेसी बन सकता है। तो यहां पे आएगी CB B बेसिक वेरिएबल, XB आगे है आपके पास है X1 X2 S1 S2 S3, ये आपके पास आ गए। इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे आता आपका CJ, लिखना एलिमेंट। अब देखना आप इसके अंदर जो आपका इनकमिंग वेरिएबल है कॉलम के अलोंग आता है, इस कॉलम के कोरस्पोंडिंग इनकमिंग वेरिएबल आपके पास X2 है। और आउटगोइंग कौन सा, जो की रो आपके पास है ना, उसके अलोंग जो एलिमेंट आता है आपका आउटगोइंग वेरिएबल होता है। इसका मतलब इस पहले रो के अलोंग आउटगोइंग वेरिएबल आपका S1 है और इसके अलोंग इनकमिंग वेरिएबल आपका X2 है। तो इस S1 की जगह मैं X2 लिखता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने जो है X2, ये आ गया जी। अब क्या किया कि जो X2 का कोफिशिएंट आपके पास 3 है, तो इस 0 की जगह मैं 3 लिखूंगा, तो ये लिख दिया मैंने 3, यहां पे आ गया आपके पास 3। अब बात क्या आती है, बात ये है कि आपने यहां पे जो ये आपका की एलिमेंट है ना, एक की एलिमेंट को 1 बनाना है। कब बनेगा एक की एलिमेंट 1? जब आप इस रो को 3/5 से डिवाइड करवा दो। क्यों? क्योंकि 3/5 से डिवाइड करवाने के बाद ये एलिमेंट जो ना आपका ये 1 हो जाएगा। हमें इसी की जरूरत 1 है, बाकी तो चाहे कुछ भी आ जाए। तो क्या करें, इस कंप्लीट रो को 3/5 से डिवाइड करवाते हैं। कितना आएगा? 0 को 3/5 से डिवाइड करवाएंगे 0, इस 0 को 3/5 से डिवाइड करवाएंगे 0, 3/5 को 3/5 से डिवाइड करवाएंगे 1 आ गया। 1 को 3/5 से डिवाइड 1/3/5 ये आएगा आपका जो है 5/3। तो यहां पे लिख दिया मैंने 5/3। और -1/5 को आप 3/5 से अगर डिवाइड करवाते हो तो कितना आएगा? ये लिखा जाएगा आपके पास -1/5 इंटू 5/3, 5 से 5 कैंसिल, -1/3, ये आपका -1/3 आ गया यहाँ पे।
नेक्स्ट में ये आपके पास है 0 को 3/5 से अगर आप डिवाइड करवाते हो तो 0 ही आएगा। ये आ गया आपके पास 0, इतना आ गया। अब आगे क्या है, आगे आपके पास आपने इस कॉलम के जितने भी ये एलिमेंट हैं इन सबको 0 बनाना है। अब ये एलिमेंट 0 कब बन सकता है आपका, 2/5, मतलब 2/5 के अंदर से आप 3/5 का क्या मल्टीपल घटाओगे कि 0 बन जाए। मतलब इसको अगर आप 2/3 से डिवाइड करवा दो, 2/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, देखना मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर से आप इसका क्या मल्टीपल घटाओगे कि वो 0 बन जाए। तो 2/5 के अंदर से आपने 3/5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों, क्योंकि अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करवाते हो 3 से 3 कैंसिल, 2/5 आ गया और 2/5 माइनस 2/5 आपका 0 होता है। इसका मतलब है हमने क्या ऑपरेशन ऑपरेट किया, R2 के ऊपर, R2 के ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट किया। R2 ये सेकंड रो, इसमें से घटा दो आप क्या, 2/3 से मल्टीप्लाई, 2/3 से मल्टीप्लाई और किसका, ये R1 के साथ, R1 के साथ ये ऑपरेशन आप ऑपरेट कर लो कि R2 में से माइनस R1 का 2/3 घटा दो, देखना क्या आएगा। ये आया आपके पास है, यहां से देखो R2 का एलिमेंट है, पहला आपके पास 2 है तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस 0 की 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के घटा दो। अब 0 की 2/3 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही होती है, तो 0 की 2/3 के साथ मल्टीप्लाई 0 मतलब 2 आ गया। ये एलिमेंट आपका 2 आएगा। कौन सा एलिमेंट 2 आएगा, XB के डिवाइड में ये एलिमेंट 2 आ गया। नेक्स्ट 1 में से इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करवाओ, 0 को 2/3 से मल्टीप्लाई करवाते हो, देखो R2 की जगह तो लिख दिया 1 और माइनस के 2/3 और R1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना 0, तो ये आ गया आपके पास 0। तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, आपका ये एलिमेंट भी 1 आ गया। ठीक है जी। आगे इससे आगे आपके पास आएगा क्या एलिमेंट है ये, अब ये 2/3, 2/5, इस 2/5 के अंदर से क्या घटाना आपने, 2/3 का मल्टीपल ऑफ R1, R1 का एलिमेंट कितना मतलब 3/5, 3/5। आपके पास ऑपरेशन ये था R2 का, R2 माइनस 2/3 R1, ये ऑपरेशन था। इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने पुट कर लिए हैं, 3 से 3 कैंसिल, जो कि 2/5 और माइनस के 2/5 आ गया। 2/5 माइनस 2/5 आपका 0 होता है, तो ये आ गया आपके पास 0। ठीक है जी। इसके आगे आपके पास आएगा R2 का एलिमेंट है। R2 मतलब ये इसका एलिमेंट है, ये 0, R2 का एलिमेंट 0 है, 0 की मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई R1, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका 1 है तो 1, मतलब आपका आंसर माइनस के 2/3 आ गया। यहां पे पुट करते हैं माइनस के 2/3, ये आ गया जी। इसे नेक्स्ट 1/5 है, 1/5 के अंदर से माइनस 2/3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस के 1/5 के साथ, तो माइनस के 1/5, ये है जी आपके पास। ये आ गया 1/5 और ये माइनस माइनस से प्लस 2/15 आ गया, 2/15, यहां से 15 एलसीएम आ गया और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 प्लस के 2 5, 5/15, 5/15 1/3, तो यहां पे आ गया आपके पास 1/3, ये आ गया। इसे नेक्स्ट अब 0 में से इसकी 2/3 के साथ मल्टीप्लाई 0 की, 0 ही आएगा, 0 माइनस से 2/3 मल्टीप्लाई 0, मतलब 0 माइनस 0, आपका आंसर 0 आ गया ये। ठीक है। अब यहां पे वेरिएबल आपके पास है x1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो ये लिख दिया ये 5 और ये आपके पास x1 आ गया, ये आपके पास आ गए। अब इसके बाद आपने क्या करना, अब इस एलिमेंट को भी तो आपने 0 बनाना है। ये एलिमेंट 0 कब बनेगा, देखना क्या ऑपरेशन ऑपरेट करें कि आपका ये एलिमेंट 0 बन जाए। क्या है ये
R3 है, मतलब रो तो आपके पास R3 में क्या ऑपरेशन ऑपरेट करोगे कि आप 34/5 में से इसके कोरस्पॉन्डिंग 3/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाओगे कि ये 34/5 ही बन जाए। तो 5 इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप, 34/5 बनाना ना, 5 तो है ही, 34/3 इससे मल्टीप्लाई करवा दो। देखना, देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा 34/5 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना, R1 ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना किसी से मल्टीप्लाई करवा के। तो 34 - 5 इसमें से 3/2 को किसी से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करना, ताकि इस एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जो इसके सॉल्यूशन को 0 बना दे। तो देखना मैंने 34/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 से 3 कैंसिल, 34/5 से 34/5 0 आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि R3 माइनस 34/5 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, R1 के साथ। ये ऑपरेशन आप ऑपरेट कर सकते हो R3 पे। ये ऑपरेशन ऑपरेट करके और एलिमेंट लिख दो, यहां पे क्या क्या आएंगे, ये एलिमेंट तो आपका 0 बन ही जाएगा, अभी कैलकुलेशन की है x2 के कोरस्पॉन्डिंग, ये तो आपका 0 आ गया। अब जो दूसरे एलिमेंट है, अब यहां पे कितना 6 है, ठीक है जी, R3 की जगह मैंने 6 लिख दिया, और माइनस 34/5 की मल्टीप्लाई R1 के एलिमेंट के साथ, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब आंसर 6 आ गया। तो इसका मतलब यहां पे एलिमेंट 6 आएगा। आगे ये एलिमेंट आपका क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा आपका, ये कितना 0 R3 की जगह तो मैंने लिख दिया इस R3 की जगह 0, और माइनस 34/5 और माइनस R1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो ये भी 0, तो मतलब 0 - 0 आपका ये आंसर भी 0 आ गया। अब बात आती है इसकी, ये एलिमेंट आपका क्या आएगा, देखना यहां पे क्या आएगा आपके पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख लो एक बार, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका 0 है, तो ये लिख दिया मैंने R3 के लॉन्ग 0 माइनस के 34/5 इंटू R1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आता आपका 1, तो ये आ गया 1, मतलब है माइनस के 34/5 यहां पे आ गया माइनस के 34/5, ठीक है जी। आगे अब यहां पे एलिमेंट क्या आएगा, यहां पे एलिमेंट आएगा R3 का एलिमेंट कितना है, माइनस के 3/5 और माइनस क्या जो है 34/3 मल्टीप्लाई इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस के 1/5 है, तो यहां पे आ गया माइनस के 1/5, ये आपके पास आ गया। तो इसको लिखेंगे माइनस के 3/5 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस के 34/15। इसको देखो एलसीएम आपने 15 ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस के 9 ने प्लस के 34, ये आ गया आपके पास 25/15, 25/15 होता 5/3, तो मैं लिख लूँ क्या यहाँ पे आएगा आपका 5/3, ठीक है जी। फिर इस 1 के अंदर से इसको 34/3 से मल्टीप्लाई करवा के घटाना है, इसकी 34/3 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी, 1 में से घटाएंगे तो ये आपके यहां पर आपका आंसर 1 आ गया, ये आ गया जी, ठीक है। इसके बाद अब आएगा आपके पास सीजे की वैल्यू क्या क्या है, सीजे की वैल्यू आपके पास है 53000, ये आ गया आपके पास 53000, ये आ गया। और एक्स बी के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आएगा जेड आएगा आपके पास सी बी की इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और उनका सम करके नीचे लिखते हैं, 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई
कौन सा, पहले ये एलिमेंट लिखेंगे, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस है 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 और प्लस 0 की 0 के साथ 0, तो आपका सम 5 आ गया, यहाँ पे लिखा आपने 5। आगे 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 आ गई, प्लस है 5 की 0 के साथ है 0 और प्लस के 0, आंसर आपका 3 आ गया, मतलब ये भी आपके पास 3 आ गया। फिर नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई 5/3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ है, ये लिखते हैं एक बार। इस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, जो है 5/3 के साथ, प्लस 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 2/3 के साथ, प्लस 0 की मल्टीप्लाई माइनस के 34/5 के साथ। ये यहां से तो ये 5 आ गया और ये माइनस के 10/3 आ गया, ये 0 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 15 है, 5 3 जा 15, 15 माइनस के 10 5/3, ये आपके पास 5/3 आ गया। आगे आपकी इनके साथ मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 के साथ, ये एलिमेंट लिखते हैं। अब 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 के साथ, प्लस है, प्लस क्या 5 की मल्टीप्लाई 1/3 के साथ और प्लस 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ 0 ही आ गई है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 आ गया। आगे ये 5/3 आ गया, प्लस के 5/3, ये आएगा आपके पास 3 एलसीएम ले लिया और ये माइनस के 3 प्लस के 2 आ गया, प्लस के 5 2 आ गया, तो यहां पे लिख दिया हमने 2/3। ओके जी। नेक्स्ट आगे इससे 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ है 0, तो सम इसका भी 0 आ गया। अब CJ माइनस ZJ निकालते हैं, क्या आएगा। CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ क्या आएगा कि आपने इस 5 में से ये 5 सब्ट्रैक्ट करना, 5 माइनस के 5 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 0, 0 में से 5/3 घटाओगे तो माइनस के 5/3 और 0 में से अगर 2/3 घटाओगे तो माइनस के 2/3, 0 में से 0 घटाओगे तो ये 0, ये आपका 0 आ गया। अब यहां पे एक बात बताओ, CJ माइनस ZJ के एलिमेंट क्या सारे के सारे या तो 0 है या नेगेटिव है, और अगर सारे के सारे एलिमेंट CJ माइनस ZJ क्या तो 0 आ जाए नेगेटिव आ जाए, वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया। क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो आपकी x1 की वैल्यू है xb के कोरस्पॉन्डिंग 2 है, मतलब x1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई 2 और x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 0, तो x1 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और x2 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। अब अगर मैक्सिमाइजेशन वैल्यू हमने निकालनी है तो आपका z क्या गिवन था, मैक्सिमाइजेशन का जो z था वो आपका गिवन था 5x1 प्लस के 3x2, ये गिवन था 5x1 प्लस के 3x2। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर लो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो आपकी 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 5 2 10, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपकी 10 आ गई। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका सॉल्यूशन था। हमने सिंपलेक्स टेबल इसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ ली थी कंप्लीट। अब उस सिंपलेक्स टेबल के अंदर अगर केस ऑफ डिजेनरेसी आता है, टाई का केस हो जाता है, तो इस तरीके से हमने सोल्व करना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टाइप के सिंपलेक्स टेबल का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है ना, आप अच्छे से उसको निकाल सकते हो अगर आप इसको ढंग से सीख लेते हो। तो जब भी आप इसको सोल्व करते हो आपने हर चीज को कॉपी में नोट करते चलना है ताकि अच्छी तरह आप उस चीजों को सीख सको।
और बाकी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। कोई डाउट आए तो मेरे से डिस्कस करना है। थैंक यू।